बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ में दोस्तों इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लेंगे तो प्रकाश के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों के साथ में दोस्तों आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं या फोटोन कहते हैं। लाइट इज अ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एटम, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड फोटोन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन कहते हैं। तो दोस्तों अब ये फोटोन क्या होता है, तो फोटोन इस मतलब इस थ्योरी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए, कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए दोस्तों किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर दे दिया था। तो फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। और आइंस्टाइन का मानना था दोस्तों कि जो प्रकाश होता है ना, मतलब जो लाइट आती है, जितने भी दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी एक बल्ब जल रहा है, लाइट जितनी भी आती है ना, तो वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के फॉर्म में आती है, बिल्कुल उसी तरीके के जैसे अंडा होता है दोस्तों। अब अंडा अगर किसी इस तरीके से किसी सरफेस पे टकराएगा तो टकराने के बाद टूट जाएगा, और उसके अंदर का जो मटेरियल होता है ना, जैसे योक वगैरह, वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही मानना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी, कि जितने भी प्रकाश पुंज होते हैं, चाहे वो सूर्य हो, सूर्य से पृथ्वी तक जो लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, और उन बंडल के अंदर भरी हुई होती है क्या दोस्तों, तो उस बंडल के अंदर भरी हुई होती है ऊर्जा। और वही ऊर्जा जब हम धूप में खड़े होते हैं और हमारे स्किन से टकराती है दोस्तों, वो पार्टिकल ब्रेक होते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, अब आ गए हमारे भाई साहब आइंस्टाइन जी, जिन्होंने भैया इस मतलब दुनिया की सोच एक तरीके से बदल दी थी। और इनका मानना क्या था, इनका मानना ये था कि जो प्रकाश होता है ना, वो छोटे छोटे इस तरीके से एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आता है, और लाइट यहाँ से दोस्तों, जो लाइट सोर्स होता है, वो इससे लगातार एनर्जी को इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को इमिट करते रहता है। अब मेन स्पेशल एक बात और जानने की है दोस्तों यहाँ पर, और वो क्या जानने की है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो फोटोन होता है ना, वो फोटोन के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता, यानी ये द्रव्यमान रहित कण होते हैं। द्रव्यमान रहित कण है दोस्तों, इनके अंदर कोई मास नहीं होता है। तो आई होप सो दोस्तों ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस क्लियरिफिकेशन के साथ में समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, आइंस्टाइन को इसी फोटोन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव ऑफ लाइट वेव। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द दिस। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव है। अब दोस्तों चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को देख सकते हैं दोस्तों। तो अनुदैर्ध्य तरंग कुछ इस तरीके से होती है, देख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यमों के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होता है। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि ये है मीडियम के कुछ पार्टिकल, और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं दोस्तों। ये हवा हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक पार्टिकल दूसरे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, और इस तरीके से दोस्तों वेव इस डायरेक्शन में संचरित होती है। मतलब वेव आगे बढ़ती है, और दोस्तों पार्टिकल का वाइब्रेशन इसी संचरण की दिशा में होता है, इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ड्रॉ में आप देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे एक यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक धक्का मिल रहा है, ये धक्का आगे चलते जा रहा है वेव के रूप में। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरी वेव होती है हमारे पास में, कौन सी, तो दोस्तों वो है अनुप्रस्थ तरंग। उस तरंग में किसे कहते हैं जिसमें दोलन संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब समझिएगा कि दोस्तों इसमें ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इसमें एक पार्टिकल ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, और इस तरीके से सभी को अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से वेव क्रिएट होती है। और दोस्तों ये वेव बिल्कुल आपने पानी के अंदर देखी होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देख सकते हो। मतलब यहाँ पर पार्टिकल का मोशन जो होता है वो ऊपर नीचे की तरफ होता है, और तरंग जो होती है दोस्तों ऊर्जा लेकर आगे की ओर बढ़ती है, इसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और प्रकाश किरण जो होता है वो इसी प्रकार की ट्रांसवर्स वेव से मिलकर बना हुआ होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3,
तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, हु प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? न्यूटन के द्वारा, हाइगन के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा? बाय न्यूटन, बाय हाइगन, बाय प्लांक, बाय फैराडे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगन के द्वारा। यानी हाइगन ने दोस्तों सबसे पहली बार ये एक थ्योरी दी थी कि जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश बिल्कुल किस तरीके से संचरित करता है, जैसे पानी के अंदर होती है जो ऊर्जा, पानी के अंदर जो वेव क्रिएट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रकाश के अंदर भी होता है, ऐसा मानना था हाइगन का। तो वेव थ्योरी को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? हाइगन के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को? तरंग सिद्धांत को। इस सिद्धांत को हाइगन ने कब किया था दोस्तों? तो हाइगन ने सन 1878 में प्रस्तावित किया था। हाइगन के सुझाव दिया था कि प्रकाश स्रोत प्रत्येक बिंदु के विक्षोभ के केंद्र के रूप में होता है और जिसमें तरंग सभी दिशाओं में संचरित होती है। समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए अब कुछ बहुत ज्यादा तो यहाँ से नहीं, एक छोटे से ये ड्रॉ के हिसाब से अपन समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज समझो कि सेंटर में मैंने क्या लाया हूँ? तो सेंटर में ये मैंने सन लाया हूँ। तो दोस्तों सन मतलब ये हाइगन का मानना था कि जो यहाँ पर जो सूर्य है ना, ये जो दोस्तों सूर्य है, ये सूर्य लगातार माध्यम के अंदर विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहता है और ये डिस्टरबेंस ही तरंग के रूप में आगे तक चल के दोस्तों, ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ तक पहुंचता है और हर प्रकाश स्रोत से इसी तरीके का होता है, ऐसा मानना था हाइगन का। तो हाइगन ने वेव थ्योरी दी थी दोस्तों और कुछ हद तक दोस्तों इसे सही भी माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी थी? स्नेल्स ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट? स्नेल्स, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग्स? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने सबसे पहली बार बताया था कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी वेव जो होती है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि जो लाइट होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंदर विक्षोभ की वजह से क्रिएट होती है, ऐसा मानना था मैक्सवेल का। और इसको पुख्ता प्रमाण के साथ दोस्तों इन्होंने इस बात को साबित भी किया और आज भी हम ये मानते हैं कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही चलती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं सर कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। तो यदि किसी बिंदु पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ का मतलब याद रखिएगा डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, तो यह तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचरित होता है, यानी दोस्तों लाइट की स्पीड से चलता है। इस तरंग इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में आवर्तित रूप से दोस्तों परावर्तित। अब ये क्या है? देख सकते हो दोस्तों तरंग के बढ़ने की दिशा ये है, तरंग इस तरीके से आगे बढ़ रही है और दोस्तों ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर ये यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से, ये दोस्तों तरंग ये ऊपर जाती है तो ये इधर, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है। यानी दोस्तों अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरीके से वाइब्रेट होती हैं तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से वाइब्रेट होता है तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट होगा। यानी ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये विद्युत क्षेत्र होगा और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बात बहुत अच्छी इसे स्पेशल बनाती है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने, आइंस्टाइन ने, मैक्सवेल ने और न्यूटन ने? रिप्रेजेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरी हर्ट्ज, आइंस्टाइन, मैक्सवेल और न्यूटन। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इसको गलत ऑप्शन इसका टिक करके आते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आइंस्टाइन ने किया था, जबकि ये गलत जवाब है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी हर्ट्ज है। तो हेनरी हर्ट्ज ही दोस्तों वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? तो भैया ये सेल पैनल ये है ना कि हम इसे हमारी छत पे लगा देते हैं, सनलाइट आती है, इससे टकरा के जाती है तो बन जाती है दोस्तों इसके अंदर एनर्जी, और वो एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है दोस्तों। इसी इफेक्ट को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, जिसका उपयोग हम सोलर सेल पैनल में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हेनरी हर्ट्ज ने इसे सबसे पहली बार दोस्तों वृत्तांत किया था, बताया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारे समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंफर्म द वेव नेचर ऑफ द लाइट? कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? पार्टिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट और नन ऑफ दिस? तो दोस्तों सबसे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अब दोस्तों यहाँ पर अब समझने वाली बात क्या है कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो इंटरफेरेंस यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाली घटना
यहाँ पर इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है यार, बोलते हैं ना तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, मतलब मेरी लाइफ जिस तरीके से चल रही है, मेरी लाइफ जिस तरीके से चल रही है, मेरी लाइफ के ऊपर किसी दूसरे के प्रभाव को हम बोलेंगे यार कि ये मेरे ऊपर इंटरफेयर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बस उसी तरीके से इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों कि दो अलग अलग बल्ब जल रहे हैं। अब दो अलग अलग बल्ब जल रहे हैं और दोस्तों यहाँ से कुछ लाइट निकल रही है, अगर वेव के फॉर्म में निकल रही है, और ये जब एक दूसरे से जाके कहीं टकराएंगे तो इंटरफेयर होकर दोस्तों लाइट बड़ी बन सकती है या छोटी बन सकती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वेव थ्योरी दी थी हाइगन ने। यहाँ पर लाइट इस तरीके से वेव के फॉर्म में चलती है और यही वेव इंटरफेरेंस के दौरान बड़ी और छोटी हो सकती है दो अलग अलग लाइट सोर्स के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारे सामने कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? द फिनोमिना ऑफ द लाइट हिटिंग अ स्मूथ सरफेस एंड कमिंग बैक इज कॉल्ड। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी समतल सतह से आकर टकराकर वापस जाने की घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों। तो ये आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये समतल हमने एक दर्पण ले लिया है, एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ में दिख रहा है, मिरर ले लिया। लाइट जब आकर दोस्तों जाती है, लाइट जब आकर जाती है, टकरा कर जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी विशेष बात और आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखने वाली क्या है, ठीक है, एक मिनट मेरा पेन नीचे गिर गया है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष बात आप लोगों को और जानने वाली क्या है कि यहाँ पर जो लाइट होती है ना दोस्तों, इस तरीके से, मतलब ये समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पर दोस्तों लाइट का आकर, ठीक है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस चले जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें ये चीज ये है दोस्तों अभिलंब, इनके बीच में इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। तो बस इसके नियम में ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कि हीरे के चमकदार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्हाट इज द रीजन ऑफ डायमंड अपीयर शाइनी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब इसके कुछ थ्योरी को देखते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारे समक्ष ऊपर की और आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब डायमंड, ये काहे इतना चमकता है? तो इसको, इस थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना होगा। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए एक छोटी सी और थ्योरी हमको समझना होगी कि दोस्तों लाइट जब सघन माध्यम से कहां जाता है दोस्तों? विरल माध्यम से। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो याद रखना है कि अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। कहां से? अपने अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। अब सघन माध्यम मतलब दोस्तों समझने के लिए अपन इसे जल बोल सकते हैं, और विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम दोस्तों इसे हम वायु बोल सकते हैं, यानी डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम इसे अंग्रेजी में कहेंगे। अब यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है लाइट और यहाँ पर अपन सघन माध्यम मान लेते हैं, तो दोस्तों ये बना दिया मैंने नॉर्मल, ये बना दिया मैंने क्या? नॉर्मल। जब प्रकाश इसमें दोस्तों यहाँ से इस तरीके से आ रहा है और इसे जब जाना था तो ये अपने अभिलंब से दूर हट गया। यहाँ पर बनता है आपतन कोण और यहाँ बनता है दोस्तों अपवर्तन कोण। अब आगे की कहानी को समझते हैं कि अगर दोस्तों मैं अब नॉर्मल इसी तरीके से बना देता हूं, अगर मैं दोस्तों इस आपतन कोण के मान को बढ़ा दूं, मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ा दूं, तो नीचे वाला अपवर्तन कोण का मान भी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, मतलब समझने चाहिए कि अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ा देंगे यानी आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ सर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसी तरीके से आई की वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ा दी, मैंने यहाँ पर इस ड्रॉ में देखते चलिएगा कि आई की वैल्यू को थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी, तो दोस्तों पता चले ये कोण इस तरफ होकर निकल जाए, इस तरफ ऐसा निकल के चले जाए, इसका मतलब लाइट का और दोस्तों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तब इस समय पर दोस्तों यही आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है दोस्तों? तो क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। द स्पेशल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इट बिकम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ओके, अब दोस्तों जब अब आपतन कोण का मान अगर हम क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दें, मतलब इस तरीके से, तो दोस्तों अब क्या होगा? लाइट इधर से जाकर इधर टकरा जाएगी, मतलब लेके चले हम अपवर्तन और मिल गया परावर्तन। और दोस्तों ये घटना कब घटती है? तो ये भी याद रखिएगा कि ये घटना घटती आखिर कब है। तो याद रखिएगा कि आपतन कोण का मान, ठीक है, आपनत हो गया, ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। तो आपतन कोण का मान दोस्तों किससे ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए किससे?
क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब सर ये हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो दोस्तों हीरे के चमकने का विशेष कारण क्या है कि लाइट इसके अंदर घुस तो हर जगह से सकती है और बार बार उसके अंदर जा जाकर दोस्तों बार बार उसके अंदर जा जाकर घूम घूम कर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। मतलब लाइट घुसती कई जगह से है लेकिन निकलती केवल कॉर्नर से है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से समझिएगा कि बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी जगह से निकालेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बस इसी तरीके से हीरा हीरा हमें कॉर्नर वाली सरफेस से चमकता हुआ दिखाई देता है। आई होप सो दोस्तों ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या हमारे सामने है कि पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किसी कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है या किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। Why does a coin lying in a vessel, ठीक है, full of the water appear by slightly raised? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस बार इसका नहीं आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश का अपवर्तन, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका रास्ता बदल जाता है। तो इसी बदलाव होने वाली घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी बदलाव होने वाली घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दो ड्रॉ दिखाए मैंने। पहली चीज तो बहुत अच्छे जो मेरे सर के ऊपर ठीक जो ड्रॉ आप लोगों को दिख रहा है, इस ड्रॉ में अपवर्तन समझ में आ रहा है कि सर लाइट जैसे आती है और अपना रास्ता बदल देती है एक माध्यम से। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों? वायु। वायु के साथ में कहाँ है? कांच। तो वायु के साथ में कांच गई तो रास्ता बदला, फिर कांच से वापस वायु में गई तो रास्ता बदल दिया। तो रास्ता बदल देने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी की वजह से दोस्तों पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तली में बैठा हुआ सिक्का कुछ ऊंचा दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह दिशा सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। When a ray of light passed from the rare medium to denser medium, it goes straight, it bends towards the normal, moves away the normal, and none of this। तो दोस्तों यही तो आप लोगों को मेन बेसिक ध्यान तो बस यही रखना है कि यहाँ पर समझिएगा कि सर प्रकाश अगर सघन माध्यम यानी दोस्तों डेंसर मीडियम, अंग्रेजी में इसे डेंसर मीडियम कहेंगे, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है यानी रेयर मीडियम में जाती है तो दोस्तों क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। याद रखिएगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा इसी तरीके से जस्ट अगर इसका उल्टा हो जाए कि सर लाइट अगर कहां से कहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा? तो सर प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है, अपने अभिलंब की ओर बेंड हो जाता है। अब चूंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो